हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एम सीआरई का जो एग्जाम है वो फेब के एंड में होने वाला है और उसी की तैयारी के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने पहले अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम सीसीए रूल्स का। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके मॉक टेस्ट सीरीज को एमसीक्यू का। तो हमने यहाँ पर सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ चुके हैं, तो वो आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा आपका टॉपिक कितना जो है क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, आप उसके क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो सीरीज भी आने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो आप उसको मिस ना करें। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। तो सीआरई का एग्जाम आपको पता ही है कि 31 जनवरी 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है और डेट ऑफ एग्जाम यहीं पर दी गई है 26 टू 28 फेब में कभी भी हो सकता है। जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये किस किस पोस्ट के लिए बेनिफिशियल है, वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिसर असिस्टेंट। इन सब पोस्ट के लिए हमारा जो है ये हमारा जो है काम आएगा। तो जैसे इसमें सीसीएस रूल हैं जो हमारे, वो हम डिस्कस करें, उसमें से हमारा सीसीए जो एक टॉपिक है उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी थ्योरेटिकल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एफआरएसआर रूल में ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से हम ये वाला टॉपिक जो है आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें स्टडी पोर्टल को जो है सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाए और उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिलती रहेगी। जैसे आपका नाम है ज्योति तो ज्योति लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली, फिर एग्जाम एम सीआरई आप लिख के जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, पूरा डिटेल में सारे जो है आपको रूल्स रेगुलेशन मिलेंगे, क्योंकि अगर हम सीसीए टॉपिक की बात करें तो ये एक टॉपिक है जो मैं अपनी क्लासेस में 10 से 12 घंटे में हम इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर वहीं पर आप यूट्यूब पर देखोगे तो हमने 1 घंटे में इसका क्रैश कोर्स टाइप ऑफ हमने फटाफट से इसका क्रक्स निकाला है कि क्या क्या रूल्स है, आप किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें कवर नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी पोर्टल अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो इसका रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस और बेसिक कंप्यूटर। जो आपका 75 जो क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, वो पूरा का पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर है, बायलिंगुअल है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। साथ ही टेस्ट सीरीज भी है टॉपिक वाइज, तो टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड है अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं। और अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आप चाहते हैं बस मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज से आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी जो है आप ले सकते हैं। इसमें भी जनरल कंप्यूटर, सीसीएस रूल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एफआर एसआर जो है हमारे सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया गया है। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका डोमेन स्पेसिफिक का 75 जो क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब बाय द विजिलेंस मैनुअल फॉर इशू ऑफ चार्ज शीट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सीवीसी एडवाइस। तो जब भी सीवीसी से एडवाइस ली जाएगी, जब भी सीवीसी यानी कि जब भी विजिलेंस एंगल इन्वॉल्व होता है, अगर किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब चल रही है और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी विजिलेंस एंगल में इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए हम पहली जो एडवाइस लेते हैं वो सीवीसी से लेते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से हम एडवाइस लेते हैं। तो जब भी चार्जशीट इशू कर दी गई है और अगर आपको सीवीसी से एडवाइस लेनी है तो वो कितने दिन में लेनी है, क्या टाइमलाइन प्रेस्क्राइब है। तो अगर आपने क्लासेस मेरी देखी हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम वहां पे शॉर्ट ट्रिक भी करते हैं, और हमने वहां पर शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस किया था कि जहां पर भी वर्ड आपको एडवाइस मिल जाएगा, एडवाइस जो है हमेशा 30 डेज में लेनी होती है, चाहे आप यूपीएससी से लें चाहे आप सीवीसी से लें, 30 डेज के अंदर आपको डिसाइड करना होता है अगर आपको एडवाइस चाहिए तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है, 1 मंथ है, 45 डेज है, 2 मंथ्स है, 3 मंथ्स है। तो अगर आपके लिए ये सिर्फ कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको एडवाइस दिखा, आपने 30 डेज ढूंढा और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एन एम्प्लॉय मे बी सस्पेंडेड। तो जब भी कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है, जब भी हम कोई भी इंक्वायरी करते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं, तो हम एम्प्लॉय को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंशन नोटिस देते हैं, यानी कि निलंबन जो आदेश है वो हम यहाँ पर देते हैं। आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में साथ साथ कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको बताना कौन सा करेक्ट है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि क्या पूछा
पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे? करेक्ट पूछा गया, तो हमें सही बताना है। कई बार नोट करेक्ट आता है या इनकरेक्ट आता है, तो वो बात आपको ध्यान से देनी है। तो हमें करेक्ट बताना है। तो सबसे पहला है वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम आर कंटेम्पलेटेड। जब भी किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ली जानी है, वो डिसाइड हम कर चुके हैं तब। वेयर अ केस अगेंस्ट हिम फॉर ए क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन, या फिर नेक्स्ट हमारा जो है कि जब भी कोई पर्सन है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस टाइम पर हम सस्पेंशन पर रखते हैं। या थर्ड, वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम आर पेंडिंग, जब एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंप्लेन आती है तो वो किसके पास जाती है? वो जाती है हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब डिसाइड कर लेती है कि इंक्वायरी होनी है, तो उसके बाद जो है, जो हमारा चार्ज ऑफिसर है उसको हम भेजते हैं चार्ज शीट, और उस चार्ज शीट पर वो अपना रिप्रेजेंटेशन देता है। और जब भी इंक्वायरी होनी होती है, हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर पर रखते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो है, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, विटनेस है, उसको किसी भी तरीके की छेड़खानी ना करे, इसलिए हम उसको सस्पेंशन ऑर्डर देते हैं। तो इंक्वायरी जब भी कंटेम्पलेटेड है, पेंडिंग है, हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर पर रखते हैं। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस आ जाता है अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो भी हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि यहीं पर तीनों दिए गए हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड है, क्योंकि हमारा थर्ड भी करेक्ट है, वो नहीं है यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट नहीं है। चारों ऑप्शन, हम तीनों ऑप्शन हमारे कहाँ पर है? फोर्थ में। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ड्यूरिंग सस्पेंशन एन एम्प्लॉय कैन। तो जब भी एम्प्लॉय सस्पेंशन पर होता है, एम्प्लॉय को जो है सैलरी नहीं मिलती है, एम्प्लॉय को क्या मिलता है? जो सैलरी का उसको पार्ट मिलता है उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय जब सस्पेंशन पर होता है तो उसके अलाउंसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सस्पेंशन के दौरान जब एम्प्लॉय है तो उसको क्या क्या दिया जाएगा, उस पर पूछा गया है। अगेन हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया, तो इसमें पूछा गया कौन सा ट्रू है, जो सही है हमें वो बताना है। फर्स्ट है बी गिवन एचबीए, क्या एम्प्लॉय को एचबीए यानी कि हाउस बिल्डिंग अलाउंस जो है, क्या एम्प्लॉय को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको यहां पर भी एक ट्रिक बताई थी कि जब भी सस्पेंशन के रिगार्डिंग किसी भी अलाउंस के बारे में आप सोचो कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आपको याद ना भी रहे तो आपको क्या सोचना है, क्या ये किसी भी तरीके से फैमिली से रिलेटेड है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस बच्चों से रिलेटेड है, फैमिली से है तो मिलता है, ठीक है। एलटीसी की बात करें तो फैमिली को मिलता है, फैमिली से रिलेटेड है, एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। इसी तरीके से हाउस बिल्डिंग अलाउंस, तो हाउस में एम्प्लॉय खुद तो नहीं रहेगा, उसके साथ उसकी फैमिली भी रहेगी, फैमिली का भी बेनिफिट है, तो एम्प्लॉय को एचबी जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि 2 परमानेंट एम्प्लॉय की श्योरिटी चाहिए, तो एम्प्लॉय को एचबीए दिया जा सकता है। बट बी गिवन यस, एम्प्लॉय को एचबीए दिया जा सकता है। सेकंड, फंक्शन एज ए डिफेंस असिस्टेंस, जब भी कोई कार्यवाही होती है तो उसमें हमारे पास डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, वो अपॉइंट करता है इंक्वायरी अथॉरिटी को, जो कि इंक्वायरी करता है। उसके साथ प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है, जो कि डिपार्टमेंट के केस को प्रेजेंट करता है। अपोजिट साइड में हमारा होता है चार्ज ऑफिसर, जिसके खिलाफ कंप्लेन है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और उसकी मदद के लिए उसके पास होता है डिफेंस असिस्टेंस। तो ये जो डिफेंस असिस्टेंस है, ये कोई भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हो सकता है और कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जो इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो आप यहाँ पर देखो कि जब भी हमारा एम्प्लॉय सस्पेंशन पर है, तो क्या वो इन दोनों में से एक है? रिटायर तो वो हुआ नहीं है, अभी इंक्वायरी चल रही है, तो रिटायर की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे। हमारा एम्प्लॉय अभी भी इन सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा है, वो अभी भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो अगर वो अभी भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यानी कि वो खुद एक सस्पेंशन पर है रहते हुए किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए, जो कि सस्पेंशन पर है, उसके लिए डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकता है। तो हमारा ये सेकंड जो है, ये भी हमारा सही हो जाता है। थर्ड है नोट रिटेन लीन, लीन रिटेन नहीं करता है। लीन का मतलब क्या होता है? अब लीन दोस्तों एक टाइटल होता है, और लीन का मतलब है कि जब भी आप किसी भी परमानेंट पोजीशन पर हैं, ठीक है, तो उस परमानेंट पोजीशन पर आपकी लीन क्रिएट होती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप लीव पर हैं, या आप सस्पेंशन पर हैं, या फॉरेन सर्विस पर हैं, डेपुटेशन पर हैं, टेम्पररी ट्रांसफर है, किसी भी वजह से आप अपनी पेरेंट ऑफिस के पोस्ट पर नहीं हैं, आप किसी भी दूसरी जगह पर हैं, आउट ऑफ ऑफिस हैं, तो उस समय में आपके उस पोस्ट पर अगर आप परमानेंट पोजीशन पर है तो अपनी लीन बनाते हैं। और लीन बनाने का मतलब क्या है कि उस पोस्ट पर आपकी लीन बनी रहेगी, और जब आप वापस आएंगे, जैसे मान लिया आपकी इंक्वायरी खत्म हो गया, आप निर्दोष साबित हो गए, तो वापस
आएंगे तो आपको सेम पोस्ट मिलती है। ऐसा नहीं होता कि उस टाइम हमने किसी और को हायर कर लिया या किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको कोई और पोस्ट दे दी, नहीं, आप सेम पोस्ट पर वापस आते हैं जिस भी पोस्ट से आप जो है आपके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज हुआ था। तो क्या एम्प्लॉय अपनी रिटेन लीन रिटेन करता है? तो यस, एम्प्लॉय जब सस्पेंशन पर होता है तो वो अपनी लीन जो है वो रिटेन करता है। तो यहाँ पर लिखा है नोट रिटेन, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो ये फर्स्ट और सेकंड हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज द चार्ज ऑफिसर शुड सबमिट द लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट और इज दिस टाइम पीरियड एक्सटेंडेबल? कितने दिनों के अंदर जो चार्ज ऑफिसर है उसको अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने चाहिए, और क्या ये टाइम लिमिट एक्सटेंडेबल है? तो यस या फिर नो। आप यहाँ पर देखोगे, देखो एलिमिनेशन मेथड से आप देखने की कोशिश करो कि यस यस सब जगह पर है, एक जगह पर नो है, तो कहीं ना कहीं ये हमें पता है कि यस तो है ही है। और आंसर हमारा कितना होता है? 10 डेज में हम टाइम देते हैं, 10 डेज के बाद 10 डेज के लिए और एक्सटेंड करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज अ चार्ज ऑफिशियल शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? कितने दिनों के अंदर जो चार्ज ऑफिसर है उसको अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी होती है इंक्वायरी रिपोर्ट पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को? जब भी हमारी इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट होती है और उसकी इंक्वायरी खत्म होती है तो वो बनाती है इंक्वायरी रिपोर्ट, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट को वो सबमिट करती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, और साथ ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज को देती है चार्ज ऑफिसर को भी, क्योंकि एम्प्लॉय के खिलाफ आरोप है, उसी के खिलाफ रिपोर्ट बनाई गई है, तो हम उसको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर कुछ भी हो जाए, चाहे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसएग्री करे, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पर इस चार्ज ऑफिसर के पास पूरा राइट होता है अपना रिप्रेजेंटेशन देने का। हालांकि ये पूरी तरीके से ऑप्शनल होता है, वॉलंटरीली होता है। एक तरीके से ये मान लो कि आप मेल में हो और ऊपर हायर अथॉरिटी क्या चीजें कर रही है वो आपको पता चल रहा है, अगर आपको वहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो आप दे सकते हो, वॉलंटरीली है। अगर एम्प्लॉय को ऐसा करना है कि अपना रिप्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए कितने दिन का समय मिलता है? अब अगर सेम अगर आपने क्लासेस अटेंड की है तो आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर पता होगी कि जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन वर्ड होता है वहां पर हमारी टाइम लिमिट कितनी होती है? 15 डेज की, हर एक केसेस में, एक केसेस को छोड़कर, वो एक्सेप्शन मैंने क्लास में बताया हुआ है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 15 डेज, 15 दिन का समय मिलता है एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय को अपने इंक्वायरी रिपोर्ट पर किसी भी तरीके का कोई भी रिप्रेजेंटेशन देना है, तो 15 डेज इज द राइट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू पेमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हमने पढ़ा था, डीम्ड सस्पेंशन हमने पढ़ा था, कंटिन्यूड सस्पेंशन हमने पढ़ा था। तो उसी केसेस में जब एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है तो उसको जो पेमेंट दी जाती है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, और आपको इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या है अबोव द करेक्ट, कौन कौन सी करेक्ट है। तो हम करेक्ट देख लेंगे कौन कौन सी है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ सस्पेंशन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सैलरी फॉर हाफ पे लीव एंड इन एडिशन डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ सच पे। बिल्कुल करेक्ट है। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो होता है हमारा सस्पेंशन के दौरान पर एम्प्लॉय को सैलरी जो मिलती है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस के तौर पर मिलती है, और वो कितनी मिलती है? जो उसको सैलरी मिलनी चाहिए एचपीएल पर हाफ पे लीव पर वो मिलती है, यानी कि 50% ऑफ द पे। और इस पे में क्या क्या मिलता है? बेसिक पे मिलता है, प्लस इसमें जो है डीए मिलता है, और इस डीए को एक दिन की सैलरी है आपकी, ये इसको डिवाइड कर दो बाय 2 तो आपके पास हाफ पे की जो सैलरी है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं। फॉर द पीरियड आफ्टर 3 months subsistence allowance may be reduced by up to 50%, that is 25% of pay if the delay is attributable to the government servant। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? हमने क्लासेस में पढ़ा है कि जब सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है वो पहले 3 महीने तो मिलता है एचपीएल के अकॉर्डिंग 50%, उसके बाद हम इसको रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद हमें या तो सैलरी 50% बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यानी कि या तो 25% हो जाएगी या फिर हमारी 75% हो जाएगी। अगर डिले गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से है तो हम उसको सैलरी कम देंगे 25%, और अगर डिले अथॉरिटी की तरफ से है तो हम उसको सैलरी ज्यादा देंगे 75%। यहाँ पर क्या लिखा है? डिले किसकी वजह से? गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से। और गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से अगर डिले होता है तो हम सैलरी को 50% क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, यानी कि 25% हम पे करेंगे। तो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर।
द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कंपनसेटरी अलाउंसेस बेस्ड ऑन पे एज ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन, कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं, उसकी जो डेट ऑफ सस्पेंशन है, जो पे है, उसके बेसिस पर मिलते हैं। तो क्या ये सही है या नहीं है? तो आप फटाफट से अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है? इसमें हमारे पास है ऑप्शन ए ओनली, बी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए बी एंड सी ओनली। तो यहाँ पर हमारे तीनों स्टेटमेंट जो हमारे वो करेक्ट है। हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनल्टी अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। जो हमारे रूल हैं, सीसीए रूल्स हैं, उसके तहत नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी पेनल्टी नहीं है, नहीं है बताना है आपको। फर्स्ट है हमारा सेंश्योर। सेंश्योर हमने पढ़ा है कि सबसे छोटी हमारी पेनल्टी है, सबसे छोटी माइनर पेनल्टी है, तो ये हमारी माइनर पेनल्टी है। सेकंड है हमारे पास डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, और थर्ड है रिमूव फ्रॉम द सर्विस। ये दोनों हमने पढ़ा है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, मेजर पेनल्टी के तहत आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन किसी भी एम्प्लॉय को हम तब देते हैं जब उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, अभी उसका आरोप साबित नहीं हुआ है, एम्प्लॉय दोषी नहीं है, ना ही उसको कोई पेनल्टी पनिशमेंट दी गई है। सस्पेंशन हम एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ताकि वो किसी डॉक्यूमेंट विटनेस के साथ छेड़खानी ना करे, हमारी इंक्वायरी में कोई दखल अंदाजी ना करे, इसीलिए हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन रखते हैं थोड़े समय के लिए ऑफिस से दूर। तो सस्पेंशन हमारी कोई भी पेनल्टी नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज अ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉन रिटेन लीन ऑन ए पोस्ट। अभी हमने लीन डिस्कस किया था कि आप अपनी पोस्ट पर लीन बनाते हैं जब भी आप अपने ऑफिस से किसी भी थोड़े समय के लिए दूर हैं। तो ये जो लीन आप जो टाइटल बनाते हैं, ये किस केस में नहीं होगा? नॉट रिटेन ए लीन, गवर्नमेंट सर्वेंट किस केस में अपनी पोस्ट पर लीन नहीं बनाएगा, वो आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ही इज ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, अगर एम्प्लॉय हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर है। सेकंड, व्हाइल अंडर सस्पेंशन, जब एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है। थर्ड, व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस टू अ पोस्ट और सर्विस आउटसाइड हिज पोस्ट और सर्विस और कैडर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एब्जॉर्प्शन। या फिर फोर्थ है हमारा व्हाइल ऑन फॉरेन सर्विस। ये अभी मैंने डिस्कस करके आपको बताया था, तो आप फटाफट से सोचिए कि कौन सा आंसर करेक्ट है, क्योंकि हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं, और आप मुझे बताओगे कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो आप अपना जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके नेक्स्ट पेज पर है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए 1 2 3 4 में से कौन कौन सा करेक्ट है। नहीं नहीं पूछा है, नोट रिटेन लीन, तो कहाँ पर लीन नहीं बनेगी वो आपको यहाँ पर सोचना है। और अगर आप एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। वहां पर आपको रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज भी जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इन क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट से बताइए कौन सा आंसर है यहाँ पर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर है, सस्पेंशन पर है, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ जो है फॉरेन सर्विस। तो पहला हमारा क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर है, यानी कि काइंड ऑफ लीव है, लीव जब हम पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है उस केस में। ठीक है। या फिर थर्ड हमारा जो है वो है हमारा एब्सॉर्प्शन के केस में है। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है जब एम्प्लॉय किसी और जगह पर गया और वहां पर उस पोस्ट पर उसको परमानेंट कर लिया, मान लो कि कहीं पर टेम्परेरी पोस्ट पर गया, ठीक है, और वहीं पर वो एम्प्लॉय परमानेंटली हायर हो गया, तो वो एब्जॉर्प्शन। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है फॉरेन सर्विस पर। तो किस केस में एम्प्लॉय हमारी जो है अपनी लीन को रिटेन नहीं करता है? देखो सस्पेंशन वाला तो अभी हमने डिस्कस किया है, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला। सस्पेंशन वाला तो अभी हमने डिस्कस किया है कि एम्प्लॉय सस्पेंशन पर जब होता है वो अपनी लीन जो है बनाए रखता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी दी गई, यानी कि हमारे ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको सोचना है थर्ड और फोर्थ में। ये अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जब भी एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस पर होगा, डेप्यूटेशन पर होगा, तो वो अपनी लीन जो है अपनी बना के रखता है बेसिकली। तो यहाँ पे आंसर जो है करेक्ट वाला दे रखा है, हमने नोट रिटेन वाला पूछना है, तो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट के अकॉर्डिंग है। सो हमारा थर्ड ओनली, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा कि थर्ड ओनली एब्जॉर्प्शन के केस में, क्योंकि उस केस में जो है ऑथोरिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपको लीन दे रही है कि नहीं, उसके लिए आपको पहले ही अप्लाई करना पड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका लीन नहीं बनाता है।
Next question. Consider the following types of cases where requests have been made by government official for accepting their resignation. ऐसे cases आपको बताने, नीचे कुछ cases दिए गए हैं जहां पर जो government official है वो आपको resignation के लिए request देता है, तो किस case में आप accept करेंगे वो आपको बताना है. First, who are under suspension. तो suspension के case में हमने discuss किया था कि एम्प्लॉय जब सस्पेंशन पर है और एम्प्लॉय अपना रिजाइन देता है तो रेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. हालांकि हम रिटायरमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट जब आप किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो तो आप उस टाइम पर रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हो और अपनी तरफ से उसको पूरा एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे रहे हो कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई विजिलेंस एंगल नहीं है. ठीक है, जबकि आपने इंक्वायरी पूरी नहीं की है तो उस टाइम पर हम नहीं दे सकते. तो सस्पेंशन पर जब एम्प्लॉय है हमारा तो हम रेजिग्नेशन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. सेकंड है अगेंस्ट होम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग. जिस भी एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है, तो जब भी एम्प्लॉय के खिलाफ जो है इंक्वायरी पेंडिंग है और हमें लगता है कि भाई इंक्वायरी जो कर रहे हैं ना उसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, उसमें हमारा पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, इससे बेटर तो ये होगा कि हम एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें. लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एम्प्लॉय का कोई ऐसा आरोप नहीं होना चाहिए जिससे आपको लगे कि मेजर पेनल्टी लग सकती है, डिसमिस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकते हैं, तो यहां पर भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. थर्ड, केस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन. टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है? टेक्निकल रेजिग्नेशन है, मान लीजिए आप एक पोस्ट पर काम कर रहे हैं और उस पोस्ट पर काम करते हुए आपने किसी और दूसरे पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी भी ली है कि भाई मैं दूसरी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूं और मैंने उसके लिए फॉर्म फिल कर दिया है. अब आपने तैयारी की, अब आपका सिलेक्शन भी हो गया और सिलेक्शन हो गया तो आप यहां पर ज्वाइन करेंगे आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में. तो इस ऑर्गेनाइजेशन से आपको बकायदा एक रेजिग्नेशन देना होगा और फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन, जहां पर मैंडेटरी है कि आप रिजाइन करके ही दूसरी पोस्ट पर ज्वाइन कर पाएंगे. तो ये होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन और उस टाइम पर भी हम एक्सेप्ट करते हैं. तो सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेनिंग ऑल दोस केसेस वेयर प्रायर विजिलेंस क्लियरेंस शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रेजिग्नेशन. आपको वो केसेस बताने हैं जहां पर आपको विजिलेंस एंगल पहले क्लियर करना होगा. तो विजिलेंस एंगल कहां कहां पर आपको क्लियर करना होगा? विजिलेंस एंगल आपको फर्स्ट और थर्ड केस में, जहां पर एम्प्लॉय सस्पेंशन पर है तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि एम्प्लॉय के खिलाफ कोई विजिलेंस एंगल नहीं है. एंड थर्ड, टेक्निकल रिजाइन आप जब किसी को दे रहे हो तब भी आपको ये सोचना होगा कि एम्प्लॉय के खिलाफ कोई विजिलेंस एंगल तो नहीं है. इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि विजिलेंस एंगल है कि नहीं, उसी केस में हम रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है जो, वो आपको बताना है. फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मेजर पेनल्टीज 5. जो मेजर पेनल्टी है वो कितनी है, 5 है. जब मैंने आपको क्लास करवाई थी तो मैं आपको बताया था कि आपको नंबर भी याद रख लें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं. सस्पेंशन इज वन ऑफ द माइनर पेनल्टी. सस्पेंशन हमारा माइनर पेनल्टी है. थर्ड, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेज रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे कैन ईदर बी माइनर और मेजर पेनल्टी. तो एक एक स्टेटमेंट से देखते हैं कौन सी ट्रू है. तो नंबर ऑफ मेजर पेनल्टी 5 है, तो बिल्कुल यस 5 है हमारे पास. ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि माइनर हमारे पास 4 है, मेजर हमारे पास 5 है, टोटल हमारे पास पेनल्टी 9 है. सेकंड है सस्पेंशन, क्या माइनर पेनल्टी है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सस्पेंशन ना कोई पेनल्टी है और ना ही कोई जो है हमारी पनिशमेंट है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है. थर्ड, सर्कमस्टेंसेस के बेस पर जो हम लोअर स्टेज में रिडक्शन करते हैं वो हमारी माइनर पेनल्टी भी हो सकती है, मेजर पेनल्टी भी हो सकती है. बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हमने एक टर्म पढ़ी थी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट. अगर नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट है या विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो वो हमारी माइनर पेनल्टी होती है और अगर यही हम पेनल्टी दें क्यूमुलेटिव इफेक्ट से तो वो हमारी मेजर हो जाती है. तो दैट टोटली डिपेंड्स कि आप किस इफेक्ट से वो दे रहे हैं, अदरवाइज दोनों ही पेनल्टी माइनर और मेजर में आ सकती हैं. तो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. तो फर्स्ट और थर्ड है हमारा ऑप्शन 3 में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू फॉर ए फर्दर पीरियड एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर द फॉलोइंग पीरियड. अगर जो है आपने सस्पेंशन ऑर्डर को बढ़ाया नहीं है और आप रिव्यू करने के बाद भी सस्पेंशन ऑर्डर को बढ़ा नहीं रहे हो तो जो आपका सस्पेंशन ऑर्डर है वो कब तक वैलिड रहेगा, ये आपसे पूछा गया है कि कितने समय के बाद सस्पेंशन पीरियड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा अगर आपने उसको एक्सटेंड नहीं किया है. तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला जो हमारा सस्पेंशन ऑर्डर है वो कितने दिन का होता है, 90 डेज का होता है और 90 डेज के अंदर ही अथॉरिटी को डिसाइड करना होता है कि उनको पहले रिवोक करना है, एक्सटेंड करना है, मॉडिफाई करना है. 90 डेज के अंदर डिसीजन लेना होता है. अगर 90 डेज के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई भी हमें ऑर्डर नहीं आया है इसका मतलब ये है कि सस्पेंशन ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया है. सो आंसर यहाँ पर 90 डेज थर्ड ऑप्शन है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर
करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। A disciplinary authority competent to impose any of minor penalties may institute disciplinary proceeding for imposition of any of the major penalty। disciplinary authority जो है, जो कि कोई minor penalty दे सकती है, वो major penalty भी दे सकती है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी wrong हो जाती है, क्योंकि माइनर पेनल्टी जो दे सकती है वो मेजर नहीं दे सकती, बट हाँ जो मेजर दे सकती है वो माइनर जरूर दे सकती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, a disciplinary authority competent to impose any of major penalty may institute disciplinary proceeding for imposition of any of the minor penalty। कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कि मेजर पेनल्टी इंपोज कर सकती है वो माइनर पेनल्टी भी इंपोज कर सकती है, तो बिल्कुल करेक्ट है, वो माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकती है। थर्ड जो है हमारा, तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। थर्ड, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी सस्पेंडेड व्हेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फॉर इंपोजिशन ऑफ एनी ऑफ मेजर पेनल्टी आर इंस्टीट्यूटेड। तो जब भी हमें लगता है कि मेजर पेनल्टी का केस है तो हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रखेंगे। तो वैसे भी जब हम कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कर रहे होते हैं तो हम सस्पेंशन पर रखते हैं, मेजर पेनल्टी के केस में तो ज्यादातर, अदरवाइज हम देखते हैं शायद ट्रांसफर या इनसे कोई ऑप्शन हो जाए। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, और सेकंड और थर्ड हमारा किस में है, सेकंड एंड थर्ड हमारा है सेकंड ऑप्शन में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट हमारी, ये यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a government servant shall be deemed to have been placed under suspension, which of the following is not true। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को हम डीम्ड सस्पेंशन का कौन सा केस है, हम कब मान लेते हैं कि एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर रखा गया है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है, वो आपको बताना है। फर्स्ट आप देखेंगे, विद इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन इफ डिटेन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। अगर किसी भी एम्प्लॉय को हिरासत में लिया गया है और 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली हम मान लेते हैं कि ये सस्पेंशन का केस है, तो ये तो हमारा ट्रू है। ठीक है। सेकंड, विद इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन इफ इट इज सेंटेंस टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जहां पर एम्प्लॉय हमारा हिरासत में लिया गया है और उसको जेल में 48 आवर्स से ज्यादा हो गए हैं, तो भी हम एम्प्लॉय को मानते हैं कि एम्प्लॉय डीम सस्पेंशन का केस है। अगेन ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थर्ड, when a penalty of dismissal imposed is set aside in appeal and the case is remitted for further inquiry। जब एम्प्लॉय पर डिसमिसल की पेनल्टी लग गई है और उसने अपील की है, अपील के केस में उसको सेट असाइड कर दिया, कंसिडर नहीं किया है, एंड केस में कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई है, तो क्या इस केस में डीम सस्पेंशन होता है? नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉय इस टाइम पर सस्पेंशन पर नहीं है। एम्प्लॉय पर जो पेनल्टी लगी है वो कौन सी लगी है? डिसमिसल। तो एम्प्लॉय अभी हमारा पेनल्टी में है, डिसमिसल में है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर नहीं है। तो सबसे पहली तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, क्योंकि नोट ट्रू पूछा गया, ये नोट ट्रू है। फोर्थ पर चलते हैं, when a penalty of dismissal imposed is set aside by an order of the court of law and disciplinary authority decide to hold further inquiry। जहां पर जो पेनल्टी है डिसमिसल की उसको सेट असाइड किया गया है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में केस चला, लेकिन जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसमें इंक्वायरी हमारी होगी। हमने पढ़ा था कि जुडिशियल इंक्वायरी जो कोर्ट केसेस होते हैं वो अलग होते हैं, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अलग होते हैं, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोर्ट का जो डिसीजन होता है उससे अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी कर रही है, और इंक्वायरी कर रही है तो मतलब एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रखेगी, तो सस्पेंशन पर यहाँ पर भी। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और जो हमारा फोर्थ है ये हमारा ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो थर्ड इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन इट बिकम्स मैंडेटरी टू होल्ड एन इंक्वायरी एज पर प्रोसीजर इन रूल 14 ऑफ सीसीएस सीसीए व्हेन इवन व्हेन इट इज प्रपोज्ड टू इशू माइनर पेनल्टी। तो कब मैंडेटरी हो जाता है कि हमें जो इंक्वायरी है वो रूल नंबर 14 के तहत करनी है। व्हाट इज रूल नंबर 14? प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी है, लेकिन इट इज इम्पोज टू इशू माइनर पेनल्टी, लेकिन पेनल्टी जो है वो माइनर लगनी है, लेकिन 14 के तहत हमने इंक्वायरी की। कई बार क्या होता है कि डिपेंड करता है कि सेम पेनल्टी के लिए हम माइनर या मेजर हम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने फोर्स बिल सबमिट कर दिया अपने अलाउंस के, एलटीसी के फोर्स बिल सबमिट कर दिए, जब इंक्वायरी हुई पाया गया कि एक ही दो बिल है तो हम माइनर दे देंगे, और पाया गया कि नहीं बहुत ज्यादा बिल है, इसने तो बहुत ज्यादा फ्रॉड किया, तो वहां पर मेजर पेनल्टी दे देंगे। तो कई बार क्या होता है मेजर पेनल्टी से शुरुआत करते हैं लेकिन लास्ट में माइनर पेनल्टी भी दी जा सकती है। So first, where the withholding of increment affect the pension of government servant,
where increments are to be withheld for a period exceeding 3 years, where increments are to be withheld with cumulative effect, where the delinquent employee makes a specific request. तो क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं. सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट अफेक्ट्स द पेंशन. जब भी हम इंक्रीमेंट होल्ड कर रहे हैं और वो पेंशन को अफेक्ट कर रही है, तो क्या है हमारे पास, ये हमारी पेंशन को जब अफेक्ट कर रही है तो ये हमारी मेजर पेनल्टी है, ये हमारी क्या है, मेजर पेनल्टी है. ठीक है. सेकंड, व्हेन इंक्रीमेंट्स आर टू बी विदहेल्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स, जब 3 साल से ज्यादा के लिए हम होल्ड करते हैं तो ये भी हमारी मेजर पेनल्टी होती है. नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इंक्रीमेंट्स आर टू बी विदहेल्ड विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जब हमारे इंक्रीमेंट है और उसको अपने क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ गया तो ये हमारी क्या है, अगेन मेजर पेनल्टी है. नेक्स्ट हमारे पास है, वेयर द डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय मेक्स ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, जब एम्प्लॉय कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करता है तो वहां पर माइनर मेजर हो सकती है. तो मेजर हमारी किस केसेस में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में है. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है. Next question. What is permissible period of retention of accommodation for an allotee after his compulsory retirement under CCS CCA? अगर किसी भी एम्प्लॉय को मेजर पेनल्टी के तहत कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई है और एम्प्लॉय के पास जो है गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स भी है, अलॉटमेंट है, तो कितने टाइम तक वो अपने अलॉटमेंट को रिटेन कर सकता है. 1 मंथ ऑन नॉर्मल लाइसेंस फीस. लाइसेंस फी क्या होती है, जो आपको अकोमोडेशन मिला हुआ है, जो हेडक्वार्टर आपको मिला हुआ, क्वार्टर मिला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंस फैसिलिटी, उसके लिए जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसको हम लाइसेंस फी का नाम देते हैं. तो 1 मंथ की लाइसेंस फी के साथ, 2 मंथ्स की लाइसेंस फी, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के साथ. तो जब भी एम्प्लॉय को कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाती है तो उस टाइम पर वो मैक्सिमम 1 मंथ के लिए ही उसको रिटेन कर सकता है, वो भी नॉर्मल लाइसेंस फीस पर. सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी. किस केसेस में हम सस्पेंशन को ऑन ड्यूटी कंसिडर करते हैं. तो आई होप आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए आपकी कितनी अच्छे से तैयारी है. और अगर आप इसकी पूरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगते हैं कि मैंने तो अच्छे से सीसीए पढ़ लिया है लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पा रहा हूँ या कहीं ना कहीं कमी रह रही है, तो आपको अच्छे से डिटेल में टॉपिक कवर करने की जरूरत है. इसके लिए आप हमारे रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं या आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां से भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. तो इसके लिए आप हमारे चैनल, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक पर जाएंगे, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, वहां पर आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी. अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है. तो बैक टू क्वेश्चन आते हैं, पीरियड ऑफ सस्पेंशन को कब हम एज ऑन ड्यूटी कंसिडर करते हैं. तो जब भी मान लीजिए एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रखा गया, इंक्वायरी हुई और एम्प्लॉय हमारा पाया गया कि निर्दोष है, तो उस समय तो हमारा ऑब्वियसली सस्पेंशन अनजस्टिफाई होता है, हम उसको एज ऑन ड्यूटी कंसिडर करते हैं. तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है. फर्स्ट, व्हेन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नो चार्जशीट इज इशूड. इन्वेस्टिगेशन हो गई लेकिन कोई भी चार्जशीट इशू नहीं की गई है, तो ऐसे केस में. सेकंड, व्हेन द प्रोसीडिंग रिजल्ट इनटू एक्सोनरेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, जब हमारी रिजल्ट जो आया उसके टाइम पर एम्प्लॉय हमारा एक्सोनरेट है. थर्ड, व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज बिफोर कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई है कोई भी प्रोसीडिंग की एंडिंग आने से पहले. या फिर हमारा फोर्थ है, वेयर माइनर पेनल्टी इंपोज्ड आफ्टर द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के बाद अगर माइनर पेनल्टी इंपोज की गई है. तो माइनर पेनल्टी जब इंपोज की जाती है तो हम एम्प्लॉय की जो इसको ऑन ड्यूटी कंसिडर करते हैं. सेकंड, जब भी किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उस टाइम पे हम एम्प्लॉय का क्या करते हैं, इसको एज ऑन ड्यूटी कंसिडर करते हैं सस्पेंशन पीरियड को. और जब प्रोसीडिंग में एम्प्लॉय हमारा दोषी साबित नहीं होता है, निर्दोष है, तो भी हम एम्प्लॉय को जो है ऑन ड्यूटी कंसिडर करते हैं. और अगर कोई चार्जशीट नहीं दी गई तो भी हम कंसिडर करते हैं. सो सभी केसेस में हमारा सस्पेंशन ऑन ड्यूटी कंसिडर किया जाएगा. सो इन ऑल 4 केसेस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डरिंग ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन के ऑर्डर देने में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है. फर्स्ट ऑप्शन है, इट कैन बी डन बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो यस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दे सकता है. सेकंड, इट कैन बी डन बाय सुपरवाइजरी ऑफिसर. थर्ड, इट कैन बी डन बाय अपीलेट अथॉरिटी. फोर्थ, इट कैन बी डन बाय एन अथॉरिटी हु इज एम्पावर्ड टू डू सो. तो कोई भी अथॉरिटी जिसको पावर दी गई है वो दे सकती है, अपीलेट अथॉरिटी दे सकती है. कौन नहीं दे सकता है, सुपरवाइजरी ऑफिसर नहीं दे सकता है. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, उससे अबो कोई अथॉरिटी, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ने किसी भी अथॉरिटी को एम्पावर किया है, तो ये सब सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
subject to the agreement by lending authority, which of the following can be done by the borrowing authority? तो रूल नंबर 20 और 21 जब हमने पढ़ा था बोरो और लैंड का, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था तीन चीजें, सस्पेंशन, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी। तो कौन कौन सी जो है बोरोविंग अथॉरिटी दे सकती है? सो सस्पेंशन हमें पता है दे सकती है, इंपोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी भी दे सकती है, लेकिन मेजर पेनल्टी का केस जो है वो सीधा लैंडिंग अथॉरिटी में जाएगा, वही डिसाइड कर सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड है हमारा सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, if some blames attached to the delinquent officer, the minimum statutory penalty of censure should be imposed and it would not suffice to issue a warning. Second, more than one statutory penalty can be imposed in respect of single misconduct. Third, retirement under FR 56J is not a penalty, although in this case the government servant is virtually compulsory retire. तो आपको बताना है सबसे पहले तो नोट ट्रू। सबसे पहला, जब भी कोई ब्लेम है अगर वो डेलिंक्वेंट ऑफिसर से अटैच है और जो मिनिमम स्टैट्यूटरी पेनल्टी है वो सेंश्योर तो जो है दी ही दी जाएगी। सो इट वुड नॉट सफिशिएंट टू इशू ए वार्निंग टू हिम। तो वहां पर जहां पर वार्निंग देने से काम नहीं चलेगा, पेनल्टी तो देनी ही देनी है, और वहां पर हमारे पास मिनिमम सेंश्योर दी जा रही है। सेकंड, जहां पर एक से ज्यादा सेंश्योर स्टैट्यूटरी पेनल्टी इंपोज की जा रही है, एक ही मिसकंडक्ट में सिंगल मिसकंडक्ट हुआ लेकिन एक से ज्यादा पेनल्टी दी जा रही है। थर्ड, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है अंडर FR 16J तो ये एक पेनल्टी नहीं है इन केस, क्योंकि गवर्नमेंट कंपल्सरी विजुअल रिटायर होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है हमारे नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी कोई एम्प्लॉय के खिलाफ अगर कोई आरोप है तो उसमें हम पेनल्टी देते हैं। सेंश्योर हम तब देते हैं जब एम्प्लॉय को आपको वार्निंग नहीं देनी लेकिन आपको कम से कम जो पेनल्टी देनी है, तो सेंश्योर है। सेकंड, जब एम्प्लॉय के खिलाफ कोई सिंगल मिसकंडक्ट होता है, हम एक से ज्यादा आरोप नहीं, एक से ज्यादा पेनल्टी नहीं दे सकते वैसे भी। थर्ड है, एम्प्लॉय जब रिटायर होता है FR 60J के तहत सुपर एनुएशन पर, तो वो हमारी पेनल्टी नहीं होती है। तो ये तो दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट यही जो स्टैंडर्ड होता है आपके एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बनाए गए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर या बहुत सारी जगह पर आप देखोगे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको लगेगा अरे वाह मेरी तो तैयारी बहुत अच्छे से है, बट रियलिटी चेक होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं जिसकी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वहीं से इन क्वेश्चंस को उठाया गया है, सिमिलर पेपर से या आपके एमसीआरई से, जिससे आपको हेल्प हुई होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इससे थोड़ा इजी आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वी विल शेयर दैट आल्सो। और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपको एमसीआरई के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि मिलती रहे, स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर है, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, FR SR और आपका जो है बेसिक कंप्यूटर भी। इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी कवर है, बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। तो रिकॉर्डेड और जो है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं बस मुझे तो टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है, तो आप यहाँ पर इजीली इसको ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, जो हमारा 8447410108। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बाकी टॉपिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हम डिस्कस करें। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेपर आप चाहते हैं कि वो मैं सोल्व करवाऊं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।